दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर यह रिश्ता खून के रिश्तों से भी बढ़ के होता है। क्योंकि एक दोस्त जो अपनी तमाम बातें अपने परिवार वालों से नहीं कह पाता है, वो सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। पर आज की कहानी में दोस्ती के नाम पर एक ऐसा गंदा खेल खेला जाता है कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का इंसानियत से ही भरोसा खत्म हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की। मुरादाबाद का एक इलाका पड़ता है कमल विहार, और इसी कमल विहार का रहने वाला है 30 वर्षीय रोहित सिंह। दरअसल रोहित जो बरेली शहर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाने का काम करता है। रोहित के परिवार में उसकी पत्नी अन्नू के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। अन्नू, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास, जो मुरादा शहर में अपने खुद के मकान में रहती है। दरअसल रोहित के माता पिता भी हैं, जो कि अपने पैतृक गांव जैतपुर देहात में रहते हैं, जो इसी मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में पड़ता है। चूँकि रोहित बरेली शहर में रहकर ट्रक चलाने का काम करता है, इसीलिए हर सप्ताह 10 दिन पर अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए मुरादाबाद शहर में आता है। और जब भी अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए आता है तो 2-4 घंटे के लिए अपने माता पिता से भी मिलने के लिए जाता है। और जब अपने माता पिता से मिलने के लिए जाता है और वहीं से जब वो बरेली अपने ड्यूटी के लिए निकलता है तो बाइक को लेकर के इसी मुंडा पांडे के एक मैकेनिक की दुकान पर खड़ी कर देता है और फिर वहाँ से बस पकड़ करके बरेली अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। रोहित के पिता का नाम है सत्यभान सिंह, जो अपने पैतृक गांव पत्नी के साथ रहते हैं। दरअसल रोहित जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है। बात कर रहा हूं मैं 23 अगस्त 2020 की दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास। रोहित जब अपने माता पिता से मिलने के लिए जाता है, 12 बजे के आसपास अपनी बाइक लेकर के बरेली के लिए निकल जाता है। और जब रात्रि के 8 बज जाता है, सत्यभान जब अपने बेटे के नंबर पर कॉल करता है ये जानने के लिए कि वो सही सलामत पहुंचा कि नहीं, तो रोहित का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। हालांकि सत्यभान सिंह कई बार अपने बेटे के नंबर पर कॉल करते हैं, पर रोहित के नंबर पे एक बार भी कॉल नहीं लगता है, बल्कि हर बार ही स्विच ऑफ ही बताने लगता है। जिसकी वजह से सत्यभान सिंह काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर अपनी बहू यानी रोहित की पत्नी अन्नू के नंबर पर फ़ोन करते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं रोहित अपनी पत्नी के पास तो नहीं चला गया है। पर अन्नू भी अपने ससुर को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल रोहित मेरे पास नहीं आए हैं। लेकिन अन्नू को भी जब मालूम चलता है कि उसका पति कहीं गायब हो चुका है, उसके बाद से अन्नू के साथ साथ उसके ससुर सत्यभान सिंह भी एकदम से परेशान हो जाते हैं और फिर से उनके जितने जानने वाले रिश्तेदार होते हैं सबके नंबरों पर कॉल करते हैं और सबसे रोहित के बारे में पूछताछ करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में भी जब रोहित के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है, आखिरकार सत्यभान सिंह इसी मुंडा पांडे में उस मैकेनिक की दुकान पर जाते हैं और जाकर के उस मैकेनिक दुकान चलाने वाले से पूछताछ करते हैं। तो मैकेनिक सत्यभान से कहता है कि दरअसल रोहित तो आज मेरी दुकान पे आया ही नहीं था। दरअसल रोहित को ढूंढते हुए पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक ना तो रोहित अपने घर वापस आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। और जब रोहित का कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार अगले दिन 24 अगस्त 2020 को सत्यभान सिंह इसी मुंडा पांडे थाने में जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस भी रोहित को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस अभी रोहित को ढूंढ ही रही थी, तभी इधर 25 अगस्त 2020 को सुबह सुबह अखबार में एक लवारिस डेड बॉडी की फ़ोटो छपती है। दरअसल उस अखबार में बताया जाता है कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में एक लवारिस डेड बॉडी बरामद हुई है। हालांकि उस डेड बॉडी का फ़ोटो भी अखबार में छपा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। जब उस अखबार का फ़ोटो इधर सत्यभान सिंह देखते हैं तो देख करके न जाने क्यों सत्यभान सिंह को लगता है कि शायद मरने वाला उनका बेटा रोहित ही है, क्योंकि जो उस बॉडी के ऊपर कपड़ा था वो कपड़ा बिल्कुल रोहित के ही जैसा था। इसीलिए 26 अगस्त 2020 को सत्यभान सिंह अमरोहा देहात थाने में जाते हैं और जा कर के उस डेड बॉडी को देखने के लिए पुलिस वालों से कहते हैं। पुलिस जब उस डेड बॉडी को लेकर के सत्यभान सिंह को दिखाती है तो आखिरकार देखने के बाद सत्यभान सिंह उस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं।
दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था। आखिरकार जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब सत्यभान सिंह के तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले सत्यभान सिंह से ही सवाल करती है कि क्या आपको किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पे सत्यभान सिंह पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा ही नहीं था, बल्कि उसका किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार भी नहीं होता था। पुलिस पूछताछ तो कर ही लेती है, लेकिन जब इधर डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट से ये साफ खुलासा हो जाता है कि रोहित की गला दबा करके हत्या की गई थी। हालांकि जब पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद से रोहित की डेड बॉडी उसके पिता के हवाले कर दी जाती है और सत्यभान सिंह भी अपने बेटे के अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन पुलिस अब ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार रोहित की हत्या किया किसने है। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो करती है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए रोहित के ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है और जब डिटेल्स को चेक करती है तो उसमें भी पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिससे पुलिस को किसी पे कोई शक जाए। हालांकि रोहित के भी सीडीआर से जब पुलिस को कुछ हासिल नहीं होता है उसके बाद से पुलिस अब रोहित की पत्नी अन्नू के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स को निकालती है और डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे अन्नू पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। हालांकि डिटेल्स को चेक करने के बाद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये नज़र आती है कि जिस दिन रोहित गायब हुआ था उस दिन अन्नू उसी नंबर पर लगभग 10 बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अजय पाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। अजय जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। दरअसल ये अजय कोई और नहीं बल्कि रोहित का ही जिगरी दोस्त है जो उसी के पड़ोस का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर 28 अगस्त 2020 को रोहित की पत्नी अन्नू को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब अन्नू को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब अन्नू से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अन्नू साफ साफ पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं साहब, मैंने अपने पति की हत्या नहीं किया है, भला मैं अपने ही पति को क्यों मारूंगी। लेकिन अन्नू जैसी इस तरह की जवाब देती है उसके बाद से पुलिस भी अब अन्नू के सामने उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स को खोल कर रख देती है, जिसे देखने के बाद अन्नू के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब ठीक लगभग 10 साल पहले। अन्नू जो कि मूल रूप से संभल जिले के भोजपुर गांव की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले रोहित अन्नू से शादी कर अपने घर लेकर के आता है। उस वक्त रोहित जो कि मुरादाबाद शहर में ऑटो रिक्शा चलाता था और थोड़े बहुत पैसे कमाता था, लेकिन मुरादाबाद से उसे अपने पैतृक गाँव आने में काफ़ी समय लगता था। इसीलिए रोहित मुरादाबाद शहर में ही थोड़े बहुत पैसा इकट्ठा करके एक प्लॉट खरीद लेता है और फिर उस पर अपना एक छोटा सा मकान बना लेता है। रोहित जब अपना खुद का मकान बना लेता है उसके बाद से उसी मकान में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और जब लगभग 6 साल का समय गुजरता है, इन 6 सालों में रोहित के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। रोहित का दोस्त अजय पाल जो उसके पड़ोस में ही नहीं रहता है बल्कि उसी के साथ खुद अजय भी ऑटो रिक्शा ही चलाता था। लेकिन शादी के जैसे ही 6 साल का समय गुजरता है उसके बाद से रोहित को बरेली शहर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। उसके बाद से रोहित अब बरेली शहर में चला जाता है और बरेली शहर में जाकर के जब ट्रक चलाने लगता है हर सप्ताह 10 दिन पे अक्सर वो अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए आता है और बीच में अगर उसके घर पे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है तो अपने दोस्त अजय से बोल करके जाता है कि जा करके तुम अपनी भाभी से पूछ लेना और अगर कोई भी चीज़ वो मंगाए तो ला करके उसे दे देना। हालांकि इस तरीके से ये समय बेहतर तरीके से गुजर तो रहा था, लेकिन रोहित जब बरेली शहर में जा करके 8 दिन 10 दिन रहने लगता है अब इधर उसकी पत्नी अन्नू की कदम बहक जाती है और ना चाहते हुए भी रोहित के दोस्त अजय के साथ उसका वैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है। हालांकि अजय और अन्नू के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है इस बात की जानकारी रोहित को कभी नहीं मालूम चलता है,
क्योंकि रोहित जब भी बरेली शहर से मुरादाबाद अपनी पत्नी के पास आने वाला होता है पहले ही कॉल कर देता है। उसके बाद से अनु भी अजय को फ़ोन करके उसे अलर्ट कर देती है कि तुम मेरे घर पे मत आना। और जैसे ही रोहित वापस चला जाता है उसके बाद से अनु अब फिर से अजय को अपने घर पे बुलाने लगती है। लेकिन बीतते समय के अनुसार अजय और अनु दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार अजय अब अनु के ऊपर शादी करने का दबाव ही नहीं डालता है, बल्कि उससे कहता है कि हम दोनों ही घर छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन अनु उसे जवाब देते हुए कहती है कि हमें घर छोड़ करके भागने की क्या ज़रूरत है, इससे बेहतर है कि तुम मेरे पति को ही मार दो। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाएगी, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। अनु जब अपने ही पति को मारने के लिए कहती है, इधर अजय भी अनु के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आखिरकार ना चाहते हुए भी खुद अपने दोस्त अजय को ही मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से अजय और अनु दोनों मिल करके एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान में अजय अपने एक दोस्त को भी शामिल कर लेता है जिसका नाम है कुलदीप सैनी, जो उसी के थोड़ी सी दूरी का रहने वाला है। अब ये तीनों मिल करके प्लान बना लेते, उसके बाद से एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं और आखिरकार 23 अगस्त 2020 को सुबह सुबह अजय बरेली से चलकर अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए मुरादाबाद में आता है। अपनी पत्नी से मुलाकात करने के बाद वो अपने माता पिता से मुलाकात करने के लिए जब पैतृक गांव के लिए निकलता है, उससे पहले ही इधर अनु अपने प्रेमी अजय के नंबर पर कॉल कर देती है कि मेरा पति अपने घर के लिए निकल चुका है। जब ये सारी जानकारी दे देती है उसके बाद से अजय भी अपने दोस्त कुलदीप को लेकर के सड़क किनारे खड़ा हो जाता है और रोहित जब अपनी बाइक लेकर के अपने पैतृक गांव के लिए निकलता है तभी सड़क किनारे अजय को देख लेता है और फिर अपनी बाइक को रोक देता है और साथ ही साथ अपने दोस्त अजय से सवाल करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जा कर के अजय रोहित से बताता है कि दरअसल ये मेरा दोस्त कुलदीप है और इसका एक रिश्तेदार मुंडा पांडे में रहता है जिसने इससे कर्ज ले रखा है, वो इसे पैसा देने के लिए बुला रहा है, इसीलिए हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। मुंडा पांडे जाने के लिए जब कहता है तो रोहित भी अपने दोस्त अजय को जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने माता पिता से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, बेहतर है कि तुम दोनों ही मेरे बाइक पे बैठ जाओ और फिर मैं तुम दोनों को मुंडा पांडे छोड़ दूँगा। इसके बाद से रोहित इन दोनों को अपनी बाइक पे बिठा लेता है और फिर करीब 10 बजे के आसपास इन दोनों को ले जा कर के मुंडा पांडे में छोड़ देता है और वहाँ से अपने माता पिता के पास चला जाता है। 1 घंटे तक अपने घर पे ठहरने के बाद करीब 12 बजे के आसपास अपनी बाइक लेकर के बरेली के लिए निकलता है। लेकिन बाइक लेकर के जब वो मुंडा पांडे में उस मैकेनिक के पास पहुँचता है उससे पहले ही इधर अजय अपने दोस्त के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अजय को बेहतर तरीके से मालूम था कि रोहित जब बरेली शहर के लिए निकलेगा तो अपनी बाइक को ला करके मैकेनिक की दुकान पर लगा देगा। बीच रास्ते में जब मुलाकात होती है, रोहित जब इन दोनों को देखता है तो देखते ही सवाल करता है कि अभी तक तुम लोग यहीं पे हो। इस पे अजय रोहित को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल इसे सारा पैसा मिल चुका है, ये काफ़ी खुश है और हमें शराब पार्टी देने के लिए कह रहा है। अजय जब रोहित को शराब पीने के लिए कहता है, रोहित उसे साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। लेकिन अजय भी उसे समझाते हुए कहता है कि बस 1 घंटे की बात है, एक पैग लगा करके तुम अपनी ड्यूटी चले जाना। जब जिद करने लगता है रोहित भी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद से ये तीनों एक शराब के ठेके पे जाते हैं और वहाँ पे शराब पीने लगते हैं। लेकिन अजय अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में रोहित को शराब पिला देता है, जिसकी वजह से रोहित काफ़ी नशे में चूर हो जाता है और साथ ही साथ अजय को जवाब देते हुए कहता है कि आज मैं अपनी ड्यूटी नहीं जाऊंगा। ड्यूटी नहीं जाने के लिए जब कहता है उसके बाद से अजय भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिर तो ठीक है, हमारे पास अब काफ़ी समय है, चलो रात को हम किसी होटल में खाना खाते हैं, उसके बाद से हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। उसके बाद से अजय अपने दोस्त के माध्यम से रोहित को लेकर के एक होटल में जाता है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास उस होटल में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर से शराब खरीद करके एक बार में जा कर के बैठ कर पीने लगते हैं। जब रात्रि के 11 बज जाता है, रोहित जब अजय से कहता है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तो अजय उसे जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल इसी अमरोहा देहात में एक मेरा रिश्तेदार है, चलो वहाँ उससे मुलाकात कर लेते हैं, उसके बाद से हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे।
चूँकि उस वक्त रोहित काफ़ी नशे में होता है। अजय रोहित को अपनी बाइक पर बिठा लेता है, अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में चला जाता है और फिर इसी थाना क्षेत्र के कंकड़ सराय गाँव के बाहर एक गन्ने के खेत में लेकर के चला जाता है और फिर उसी गन्ने के खेत में ये दोनों मिल कर के रोहित की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हालांकि रोहित की जब मौत हो जाती है उसके बाद से रोहित के चेहरे को भी एक भारी पत्थर से बुरी तरीके से पिघाड़ देते हैं। साथ ही साथ रोहित का मोबाइल जो करीब 4 बजे के आसपास ही बंद कर चुके थे, उस मोबाइल को भी रास्ते में कहीं फेंक देते हैं। उसके बाद से अजय रोहित की पत्नी अन्नू के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि काम हो चुका है। उसके बाद से अजय अपने दोस्त को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। वाकई में अन्नू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस अब अन्नू के ही तहरीर पे रोहित के दोस्त अजय और अजय के दोस्त कुलदीप, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।